अब आप फार्मर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बरसीम उगाए। फार्मर्स जो है वो धान, गेहूँ, मक्का और है ना अपनी सब्जियां छोड़ करके अगर वो बरसीम उगाएगा तो फिर बाकी क्या खाएगा। सही बात है। तो ऐसे में जो आप लोग का आपका जो इनिशिएटिव है ये जो शून्य का जो हरा चारा उगाने का एंड यूजिंग द लेटेंट एनर्जी ऑफ द सीड, दैट इज़ रियली अ माइंड ब्लोइंग एरिया। कुछ क्षेत्रों में हमने सुना है किसानों से कि अब वो खाद बढ़ा रहे हैं लेकिन उस पे उनके प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ रहा है। ओके। तो वो एक तरह से अलार्मिंग है कि अब उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। किसानों में धारणा है कि धान में जी पानी भरे रहना चाहिए। अच्छा। ट्रांसप्लांटेड राइस पे आप किसी किसान से पूछेंगे तो ज़्यादातर ये कहेंगे कि उसमें जो है एक बित्ता पानी बने रहना चाहिए। रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि नहीं जी नहीं। अच्छा। फील्ड में मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी तक मॉइस्चर रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, उससे आपको उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ओके। है एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर रिसोर्स पूलिंग करने वाला बंदा करे तो नो डाउट वो बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। नमस्कार, मैं जय शाजर लेके आया हूँ आज आपके सामने कृषि ऋषि का नया एपिसोड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि ऋषि शून्य एग्रीटेक की एक ऐसी पहल है जिसमें हम कृषि से जुड़े ऋषियों को आमंत्रित करते हैं और वो हमारे किसान भाइयों के लिए नई जानकारियाँ लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत विक्रम जी, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं SGT यूनिवर्सिटी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। सर की विशेषताएं अगर मैं बयान करूं तो बहुत कम होंगी। इन्होंने एग्रीकल्चर और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च के अनुसंधान पे काम किया है। सर, मैं तो शायद आपका वर्णन ना कर पाऊँ, आपने जो जो उपलब्धियां प्राप्त की हो, आप अगर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। मैं मूलतः रहने वाला मऊ जिला उत्तर प्रदेश का हूँ, जो कि पूर्वांचल में एकदम आपका बिहार बॉर्डर के पास में है। और मेरी जो एग्रीकल्चर से हमने BSc एग्रीकल्चर किया है और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या से, वहीं से हमने मास्टर्स भी किया और PhD हमने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपीन से किया है। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान संस्थान मेक्सिको में 4.5 साल करीब काम किया। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान में काम किया और फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन एग्रीकल्चर एक है दुबई में, वहाँ भी हमने किनुआ पे काम किया। फिर हमने प्राइवेट में आपका DCM श्रीराम में काम किया है, जहाँ हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को थोड़ा समझा। और सब कुछ करने के बाद फिर अब मैं एक इधर गुड़गांव में SGT यूनिवर्सिटी है, उसमें एग्रीकल्चर में रिसर्च देख रहा हूँ जी। सर, आज का जो ऐसे हमारा एपिसोड का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटी जोत, जो आज के देश की बहुत बड़ी समस्या होके उभरी है। और जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो हमारी उपजाऊता ज़मीन की है, वो कम होती जा रही है। तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं सर पहले कि इसका कारण क्या है। आज के डेट में अगर जो छोटी होती जा रही है हमारे देश में, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण तो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है। हर साल आपका हम हर जनरेशन में आपका बंटवारा होते जाता है और वो जोत का आकार छोटा होते जाता है। तो ये तो जो सबसे बड़ा कारण तो वही है। उसके अलावा और जो छोटे छोटे कारण हैं वो आपके, अब चूँकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आप बगीचे काट के वहाँ घर बनाओगे जी। फिर तीसरा जो है, जो सरकार को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, तो उसके लिए भी आपको चाहे वो सड़क हो या कोई छोटी इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी हो, तो उसके लिए भी आपको रूरल एरिया में लैंड चाहिए। आजकल आपका ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का बहुत बहुत चलन चला है, तो ग्रीन फील्ड में कहाँ से आएगा?
यहीं से आएगा। तो इस तरह से के आपके जो जो मेजर कॉज है वो आपका पॉपुलेशन नीड्स है। हालांकि ये जो जो सेकेंडरी रीजंस हैं ये भी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ही है ना आखिरकार। जी। तो जो आपका पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ा कारण है जो जोत के आकार जिसकी वजह से कम होते जा रहा है। और जो दूसरा आपने विषय उठाया सॉइल फर्टिलिटी का, अब उसको भी मैं जनसंख्या से ही जोड़ूंगा। जनसंख्या बढ़ रही है, आपको ज़्यादा खाना चाहिए, आपकी कम प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिविटी आप हम बियर नहीं कर सकते। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम कम प्रोडक्टिविटी के साथ सस्टेन करें, क्योंकि हमारी मतलब जनसंख्या विस्फोट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रोडक्टिविटी के चक्कर में प्रोडक्ट जो है हम आपका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल्स हम करते हैं, चाहे अधिक फर्टिलाइज़र डालें, चाहे बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों का उपयोग करें। तो और हम जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है मोनोक्रॉपिंग। अब आपको धान गेहूं से समझौता नहीं कर सकते। अगर हम किसानों से, हमें याद है कि पिछले करीब 25-30 वर्षों से सरकारें डाइवर्सिफिकेशन के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन आप कितना भी चिल्ला लीजिए आप धान गेहूं की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जी। तो जो धान गेहूं की बेल्ट है वहाँ पर धान गेहूं चलेगा ही चलेगा। तो ये भी जो सॉइल फर्टिलिटी को कम करने का ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये बड़े कारण हैं, मतलब इस अब छोटे छोटे कारण और भी हो सकते हैं जी। तो मोटा मोटा जो हमारी बढ़ती हुई जो नीड्स हैं, जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बहुत बड़ा कारण होके उभरे हाँ, हैं। तो यही इसकी जो ये जड़ में यही है। इससे फिर धीरे धीरे आपके और भी फैक्टर्स पैदा होते चले आते हैं। तो सर हमारे कृषक जो हैं तो हाँ। उनके लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, मतलब वो कैसे जी। छोटे जोत होने के बावजूद या जो उपजाऊता ज़मीन की कम हो रही है तो उससे वो कैसे उभरे? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। देखिए, हमें सबसे पहले तो जब हम लोग बात करते हैं आपस में ना तो हम सीधे विकसित देशों पे चले जाते हैं जी। और हम ये बिना ये सोचे समझे कि वहाँ पर लैंड होल्डिंग क्या है और क्यों है। ठीक है, हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश था, है और आगे भी रहेगा। अब उसको हम फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, दोनों कह सकते हैं आप। तो खैर वो अलग विषयांतर हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो जो छोटी जोत का जो आकार है इसको हैंडल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है रिसोर्स पूलिंग। अच्छा। तो गवर्नमेंट भी जैसे अभी एक स्कीम चला रही है FPO वाली कि हाँ भाई आप लैंड पूलिंग करिए और मिल कर के खेती करिए, आपको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी उसके लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत तरह से रिसोर्स पूलिंग ऑलरेडी किसान अपने लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा। तो जब मैं कहता हूँ रिसोर्स पूलिंग, तो रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये हुआ कि अब 2-2, 4-4 बीघे वाले किसान अगर इकट्ठे आ जाएं और अपनी ज़मीन एक व्यक्ति को दे दें कि हाँ जी तुम खेती करो, और वो तो हो रहा है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से शायद हाँ हो वो रहा है। बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से वो एक आदमी कई आदमी का खेत ले लेता है और उनको पैसे दे देता है, फिर वो खुद ही करता है। अब क्या होता है कि जब आप रिसोर्स पूलिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारा लेवरेज होता है, आपकी कॉस्ट सेविंग का और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने का, दोनों अच्छा। का लेवरेज होता है। ओके। अब जो रिसोर्स पूलिंग जो बंदा कर रहा है, अगर उसको इसकी जानकारी नहीं है प्लस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन का, ओके। तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ओके। है एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर रिसोर्स पूलिंग करने वाला बंदा करे तो नो डाउट वो बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। ओके। तो इसमें एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का एक ड्राइव था, उसको वो SFLF बोलते थे, आपको गूगल करेंगे मिल जाएगा, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ओके। बेसिकली उन लोगों ने पोटैटो और स्वीट पोटैटो के लिए चलाया था, ईस्टर्न इंडिया में फोकस किया था, उड़ीसा में और आसाम में, शायद वेस्ट बंगाल में भी कर रहे होंगे वो। तो उसमें उन लोगों ने ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे कि लैंड को इकट्ठा किया, फार्मर्स को इकट्ठा किया और उसके बाद फिर उनको बताया कि आप अपने इनपुट्स को कम दाम पे खरीद सकते हैं
और अपने प्रोडक्ट को आप जो है मिडिल मैन के बिना सीधे जो है आप रिटेल में बेच सकते हैं, जो एंड यूज़र के पास या किसी इंडस्ट्री के पास जहां आपका प्रोसेसिंग का हो। जैसे आलू तो प्रोसेसिंग का भी होता है ना, एक तो टेबल वाला पोटैटो जो हम खाते हैं, प्रोसेसिंग वाला जो इंडस्ट्री में जाता है। तो इस तरह से आप उसमें मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्लस अगर आप इकट्ठे खेती कर रहे हैं तो आप मैकेनाइजेशन का भी फ़ायदा ले सकते हैं, और मैकेनाइज एग्रीकल्चर की हेल्प से आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एग्जांपल हुआ, रिसोर्स पुलिंग फॉर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट। ये अगर मंत्र लेकर के हम चलें तो हम बहुत सारे मॉडल अलग अलग क्षेत्रों में बना सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका मतलब ये हुआ हमारा डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है। पहाड़ पे अलग तरह की खेती है, कोस्टल एरिया में अलग तरह की खेती है, रेनफेड एरियाज आपके जो है मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात है, राजस्थान है, आप वहाँ पर जो केवल रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब वर्षा आधारित है। कैनाल इरीगेटेड एरिया में अलग तरह की खेती है, आपकी ब्लैक सॉइल में अलग तरह की खेती है। तो अलग जो ये जो डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है, एग्रो इकोसिस्टम है, इसमें हम अलग अलग तरह से रिसोर्स पूलिंग, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट, हम ये ड्राइव चला सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जब कह रहे हो आप, तो क्या मैकेनाइजेशन इज ओनली टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन या ऐसी और कोई नई तकनीकें हैं जो हमारे कृषक यूज कर सकते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में अगर हम एक नई वैरायटी ले आते हैं जिसके की यील्ड ज़्यादा हो, जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो, जो कि आपकी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रही हो, उसको भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ही कहा जाएगा। इसके साथ साथ हम जैसे हम ये कहा, किसानों में धारणा है कि धान में जी पानी भरे रहना चाहिए। ट्रांसप्लांटेड राइस पे आप किसी किसान से पूछेंगे तो ज़्यादातर ये कहेंगे कि उसमें जो है एक बित्ता पानी बने बने रहना चाहिए। रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि नहीं जी नहीं, अच्छा, फील्ड में मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी तक मॉइस्चर रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, उससे आपको उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ जिससे कि आप पानी को बचा रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा आप जो डिजीज़ की ले लीजिए। अब अगर आप डिजीज़ के लिए सिर्फ पेस्टिसाइड यूज़ ही एक तरीका नहीं है, एक होता है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अच्छा, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या है कि आप जो है जो बीमारी का जो कारक है, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो या निमेटोड हो या और कोई हो, उसकी लाइफ साइकिल को समझ करके अपनी क्रॉप मैनेजमेंट इस तरह से करिए कि जो आपका पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल ही जो है वो आपकी क्रॉप को असर न डाल पाए। तो शायद आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपनी क्रॉप, जिससे कि मिनिमम यूज़ ऑफ केमिकल से आप जो है बीमारियों से बच जाएंगे, आपका सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में आती हैं। बेहतरीन सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। ये जो अब हमारी उपजाऊता कम हो रही है ज़मीन की, हाँ, तो उससे हमारे कृषक भाइयों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है, नो डाउट बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उसमें होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक सिग्मॉइड कर्व बनता है। सिग्मॉइड कर्व आपने सुना होगा। सिग्मॉइड कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाते हैं, आपके प्रॉफिट की रेट बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद आपका आउटपुट प्रोडक्टिविटी घटते जाएगी, और घटते घटते वो स्टेगनेट हो जाएगी। ओके, है ना, उसके बाद गिरने लगेगी। सो दैट गिव्स यू सिग्मॉइड कर्व। आपके इकोनॉमिक्स में और दूसरे उसमें भी होता होगा। मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वही बता रहा हूँ। तो फार्मर्स के यहाँ क्या हो रहा है कि अब जो है कुछ क्षेत्रों में हमने सुना है किसानों से कि अब वो खाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पे उनके प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ रहा है। ओके, तो वो एक तरह से अलार्मिंग है कि अब उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने वाली है। और उनके जीवन पे क्या असर आ रहा अब जब होगा इनसे? प्रोडक्टिविटी कम होगी, हाँ, आपका तो जाहिर सी बात है कि उनकी आमदनी कम होगी, और आमदनी कम होगी तो जीवन के हर आयाम में उसका असर पड़ेगा। जी जी सर, यहाँ पे मैं एक और प्लस हाँ, जो है आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं, नहीं सर। उसमें प्लस उसके जो हेल्थ के जो पे ऑफ है वो बहुत बुरे, वो इनडायरेक्ट है ओके, आमदनी के साथ साथ।
क्योंकि क्योंकि अगर वो आपका पेस्टिसाइड केमिकल सारे जी 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 ह्यूमन फूड चेन में जो जागरूक है वो अपने आप को बचा लेता है, और जो नहीं है और वो बेचारा मारा जाता है। तो आमदनी के साथ साथ जो हेल्थ पर असर पड़ रहा है, अब इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो बहुत ऐसे लिख हो जाएगा। मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया दे रहा हूँ। नहीं, सत्य बात है सर। जैसे हम लोग शून्य में भी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने कृषक भाइयों को जागरूक करने का, कि जो ज़मीन वो जी अपनी चरी के लिए या बरसीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पशुओं के लिए, वो उसमें ना लगा के, बरसीम ना उगा के, उसका उपजाऊ मतलब उस ज़मीन के उपजाऊ ज़मीन में अपने कैश क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं जी वो उगाएं। क्योंकि शून्य आज के डेट में जो हाइड्रोपोनिक हम अपना हरा चारा उगाते हैं वो पौष्टिक भी है और 365 दिन उपलब्ध भी है। तो जिससे कृषक की ज़मीन बच जाती है खेतीबाड़ी के लिए, और हमारा प्रोडक्ट वो अपने पशुपालन में इस्तेमाल कर सकता है। जी जी जी, तो हाइड्रोपोनिक्स का आप सुना ही होगा सर, कैसे हाँ हाँ बिल्कुल। ज़मीन की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, जी हाँ जी और हाँ। हम उसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपना हाइड्रोपोनिक हरा चारा उगाते हैं। देखिए मैं दो बातें रखना चाहूँगा इसमें। पहला तो ये कि जितनी दूध की आवश्यकता है भारत में, जितनी डिमांड है, अब मैं एग्जैक्ट आंकड़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, उससे उतनी उपलब्धता नहीं है, का सिग्निफिकेंटली उससे कम है। जी जी। मिल्क की जो डिमांड है कंट्री में और जो सप्लाई है, वो आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, बिल्कुल कहीं से मैच नहीं करता। तो आप ये बताइए कि आपको हर सुबह सुबह वो पैकेट वाला जो दूध कैसे मिल जा रहा है, कहाँ से मिल रहा है? नहीं, सही कहीं ना बात है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब दूसरा मैं आपको ये और कहना चाहूँगा, आप जो पैकेट वाला दूध आता है कहाँ से, कुछ दूध उसमें अच्छा भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खराब ही है, लेकिन वो डिमांड और सप्लाई में अच्छा खासा गैप है। जी तो अब आप फार्मर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बरसीम उगाए। फार्मर्स जो है वो धान गेहूं मक्का और जो है ना अपनी सब्जियां छोड़ करके अगर वो बरसीम उगाएगा तो फिर बाकी क्या खाएगा? सही बात है। तो ऐसे में जो आप लोग का आपका जो इनिशिएटिव है, ये जो शून्य का जो हरा चारा उगाने का, एंड यूजिंग द लेटेंट एनर्जी ऑफ द सीड, दैट इज रियली अ माइंड ब्लोइंग एरिया। आपने एक ऐसा अल्टरनेटिव खोजा है जो शहरों में नहीं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप 20,000 स्क्वायर फीट में आपके 100 फ्लैट हो गए, 100 परिवार रह रही है ना। तो जैसे लोग एरियल स्पेस का यूज़ करते हैं रहने के लिए, आपने वो वही सिस्टम बना लिया खेती के लिए। जी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपके सिस्टम में ये लगी कि आप लोग सिर्फ सीड की लेटेंट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया सिर्फ जाता पानी है। का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप कोई आई होप कि आप कोई ग्रोथ एनहांसर्स या अनड्यू केमिकल्स का नहीं यूज सर, जीरो केमिकल्स, इसीलिए नाम शून्य। जी हाँ। तो दैट इज़ रियली अ गुड इनिशिएटिव, एंड आई होप कि ये आपका कमर्शियली वाइबल होगा और ये सस्टेनेबल और फिजिबल होगा सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि लोग इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, वो उनकी फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और कमर्शियल वाइबिलिटी जो में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो अगर मेरे लायक कुछ होगा या और एक्सपर्ट्स जो आपके इस एरिया में होंगे, आई विल लाइक टू कनेक्ट विद यू। मैं चाहूँगा कि इस तरह के इनिशिएटिव सक्सेसफुल हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी इतना अच्छा मतलब आज हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाइड्रोपोनिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपका जो गल्फ में ना आपके गल्फ कंट्रीज में, मैं दुबई में भी रहा, मैंने देखा उधर प्रोडक्शन सिस्टम चल रहे हैं पूरे आपके हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड जो है जी, एंड दे आर मोर सेफ। जो कई लोग उसमें चला रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियां उगा रहे हैं। ये बात और है कि उनमें वो टेस्ट नहीं आता जो उत्तरांचल में, जो पहाड़ों पे जो ऑर्गेनिक सिस्टम में जो टेस्ट आता है सब्जियों में, वो नहीं आता। बट दे आर रिलेटिवली सेफ क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज़ कम होता है। प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर मोड में वो लोग चलाते हैं, तो वहाँ बीमारियाँ वैसे ही कम लगती हैं, तो वो केमिकल्स का यूज़ नहीं करते। टेस्ट भले ना आए लेकिन वो थोड़ा सा सेफ रहता है और उनकी वहाँ मार्केट अच्छी चलती है। तो रेगिस्तान में भी वो गर्मी के सीज़न में गोभी खा लेते हैं, और अगर वो सेफ है तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे कंट्री में उसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से ज़मीन कम हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है,
हु नोज इन फ्यूचर वी मे नीड इट। वी मे नीड इट। हमारे यहाँ भी हो ही रहा है कुछ छोटे लेवल पे जी। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। जी, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, प्रशांत सर अभी किनुआ पे बहुत उत्तीर्ण रिसर्च कर रहे हैं। सर थोड़ा आपकी रिसर्च के बारे में बताएंगे? ये किनुआ आपने सुना होगा 2013 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। किनुआ के ऊपर भी किनुआ एक सुपर फूड है, इस पे भी काफ़ी नासा में इसको एक्सेप्ट किया गया है एज ए सुपर फूड। और शायद स्पेस ये क्या हमारी देश की प्रजाति है सर? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये चीनोपोडियम किनुआ इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी ओरिजिन जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज एक है, वो स्टार्ट होती है इक्वाडोर से और वो बोलीविया, पेरू, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे नहीं हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, इसी तरह से एक माउंटेन रेंज है, उसको एंडीज बोलते हैं। तो उस एंडीज माउंटेन रेंज पर कई फसलों की ओरिजिन मानी गई है। उसमें आपका टमाटर भी है, उसमें आपका आलू भी है। अच्छा, टमाटर भी वहीं से आया है? जी हाँ। और आपका किनुआ भी वहीं से है। तो किनुआ की जो ओरिजिन है, एग्जैक्ट ओरिजिन तो ये डिबेट में है, बट मेजरली इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोलीविया एंड पेरू, द एंडीज माउंटेन ऑफ बोलीविया एंड पेरू। तो आप कंट्रीज तो बाद में बनी, पहले तो पर्वत वही थे, तो वही उसी रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। और ये 1992 में जब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वो लागू हुआ, उसके पहले ही इसको जो है कुछ ब्रिटिश आपके यूरोपियंस और अमेरिकन्स ने वहाँ से इसको स्प्रेड किया। अब आज की डेट में किनुआ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है एज ए सुपर फूड। हाँ, ये सुपर फूड है। ये एक तो देखिए इसमें कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए होता है इसके लिए। दूसरा इसमें एक तो इसमें पानी कम चाहिए होता है। ओके। ये थोड़ा सा चार्मिंग इसीलिए कि पानी कम चाहिए होता है। दूसरा इसका जो ग्रेन है वो एकदम ग्लूटीन फ्री है और इसमें हाई मिनरल कंटेंट होते हैं। और इसकी जो कैलोरी है वो आपका वीट से कंपेरेबल है। ओके। और इसमें ग्लूटीन फ्री है। तो चूंकि ये हाई मिनरल है, गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन है और ये आपका ग्लूटीन फ्री है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ अदर सीरियल्स। इसलिए इसको स्यूडो सीरियल में रखा गया है, स्यूडो सीरियल कहा जाता है। और इसको जब उगाते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो आपका अनुसंधान किनुआ में किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं सर? जो देखिए किनुआ के ऊपर एक सैपोनिन कोट होता है। ओके। सैपोनिन कोट का मतलब साबुन पानी। साबुन पानी में जो केमिकल होता है उसी को सैपोनिन बोलते हैं। ओके। तो वो थोड़ा सा तीता होता है। तो जब आप बथुआ, आपके घर में किनुआ भी बथुआ प्रजाति का है। अच्छा। तो जब आप अपने घर में बथुआ खाए होंगे तो जब बथुआ पकाते होंगे तो आपके घर में कहा जाता होगा यार इसको धो लो नहीं तो थोड़ा तिताएगा। तो उसी तरह से किनुआ भी है, वो चीनोपोडियम एल्बम है, ये चीनोपोडियम किनुआ है। ओके। तो इसमें भी वैसे ही होता है, सैपोनिन होता है इसमें। तो इसमें कुछ वैरायटीज, कुछ एक्सेशंस ऐसे मौजूद हैं बोलीविया और पेरू में जिन पे कि सैपोनिन कोट नहीं होता है। ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि जहाँ भी किनुआ दुनिया भर में उगाया जा रहा है वहाँ के किसान थोड़ा सा परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको उगा करके एक मिडिल मैन को देना पड़ता है। वो किनुआ सीड्स की वॉशिंग करता है, सैपोनिन अलग करता है, किनुआ अलग करता है और फिर वो उसको पैकेट करके बेचता है। अच्छा। किसान डायरेक्टली जो है वो नहीं बेच पाता है। तो मेरा ये सपना है कि अगर हम ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करें जो कि सैपोनिन फ्री हो, तो क्या होगा कि जो छोटा किसान है वो उसको खुद भी खा सकता है और डायरेक्टली उसको मार्केट में बेच सकता है। उसको मिडिल मैन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी आय भी बढ़ेगी। हाँ। अब लेकिन जो सैपोनिन फ्री वैरायटीज़ हैं, वैरायटीज़ भी अवेलेबल हैं यूरोप में, जो एक्सेशंस हैं उनकी ईल्ड थोड़ी कम है और ये थोड़ा क्लाइमेट सेंसिटिव है। मतलब ये अलग अलग क्लाइमेट में अलग तरीके से बिहेव करता है। Okay. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पौधा खराब ही हो जाएगा, हो सकता है कहीं कहीं बहुत अच्छा हो जाए। तो हाईली एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिव है ये। तो अगर हम इसको कोई एक ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर लें जो कि हमारे यहाँ अच्छी चले और सैपोनिन फ्री हो, तो किसान उसको लोकल मार्केट में जो है लोकली बेच सकते हैं, जैसे आमतौर पर धान गेहूँ बेचते हैं। आज की डेट में ये संभव नहीं है। सर कमिंग बैक, जो हम अपनी
एपिसोड का आज का थीम था, जिसमें हम छोटी जोत के बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या ऐसी कोई सब्सिडीज़, ऐसे छोटे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई पॉलिसीज़ या सरकार कोई कदम उठा रही है जिनसे उनकी मदद हो पाए? जी 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 बिल्कुल। गवर्नमेंट एक तो ये एफपीओ वाली जो है, एफपीओज को गवर्नमेंट काफ़ी, गवर्नमेंट का टारगेट तो बहुत बड़ा है, हर साल 10,000, वो उतना अचीव नहीं कर पा रहे, बट वो एक स्कीम उनकी चल रही है। ओके। दूसरा, गवर्नमेंट एक तो आपका जो 6,000 वाली स्कीम है, जो तो डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को दिया ट्रांसफर जा रहा है। ये सीधे तौर पर तो छोटी जोत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। ये टॉपिक से हटके नहीं है, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप 70s में 60s और 70s की अगर आप फूड प्राइस इंडेक्स देखिए और सैलरीज देखिए, तो उन दोनों का जब एक रेशियो निकालिए आप, ओके। और आप पिछले 10 साल का निकाल लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जहाँ फूड प्राइसेस 3 गुना से 10 गुना बढ़े हैं या 100 गुना बढ़े हैं, है ना, 30 गुना से 100 गुना के करीब बढ़े हैं, वही सैलरीज 10,000 गुना बढ़ी है लोगों की। तो वो इसलिए है क्योंकि किसान जो अपने खेत पर समय लगाता है, वो बेचारा उस समय की जो कीमत है उसे वो अपने प्रोड्यूस में नहीं जोड़ता है। सही बात है। तो ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कारण है जो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। एक तो जो लोगों की ये सोच है ना कि एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी ले आओ, जादू की छड़ी, और रात में घुमाओ और सुबह प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये ऐसा एग्रीकल्चर में न कभी हुआ है न होगा। ओके। और ये जो सब्सिडी आपने कही है, सब्सिडी जो देखिए, सब्सिडी इज नॉट अ सोल्यूशन। सब्सिडी अगर सोल्यूशन होती तो सब्सिडी बहुत पहले से दी जा रही है, किसान अब तक माला माल हो गया होता। सब्सिडी इज नॉट अ सोल्यूशन। सो कोई पॉलिसी इंटरवेंशन, देखिए, जो ऑलरेडी जो पॉलिसीज में इंटरवेंशन चल रहा है वो अभी ठीक है। मैं इस गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी इंटरवेंशन है, आई मीन ये किसानों की बैकबोन को सपोर्ट करने का, जैसे ऐसे किसानों का इन्होंने अभी एक पेंशन की योजना लागू की। अच्छा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 वाली ये चली रही है, प्लस आपकी क्रॉप गारंटी वाली जो स्कीम है वो भी चली रही है। फिर प्लस एफपीओ मॉडल जो आपने FPO बताया वाला कि चल ही रहा है। फिर आपका दलहन और तिलहन का चल रहा है, अलग अलग क्रॉप के अलग अलग मिशन चल रहे हैं। अभी जल्दी में नेचुरल फार्मिंग को लेके भी चला। तो इस तरह से देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर में जहां आप करीब करीब 50% पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है, अगर आप 150 करोड़ मानिए तो 75 करोड़। अब 75 करोड़ के लिए आप कोई स्कीम चला के आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं चला सकता, दुनिया की कोई भी सरकार नहीं चला सकती। तो जो छोटी छोटी स्कीमें चला करके जो ये लोग अचीव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। तो ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग पहले होती थी वो फेल हो गई। उसके लिए बहुत सारे कारण है, राजनीतिक कारण है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ 2002 में शरद पवार जी ने बहुत ही सीरियसली उन्होंने इस पर विचार किया, बहुत वो लोग मगजमारी किए, नहीं उस पर कोई बात बनी। ये करंट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पता है इसमें विरोध बहुत होगा। जी, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में। देखिए, बनिया है। अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आप सॉइल फर्टिलिटी के बारे में आपको सोचना तो चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे आपके लिए बातें करना तो ठीक है कि भाई फर्टिलिटी रहेगी तभी आप उस पर बिजनेस कर पाओगे। तो जो किसान को ये डर होता है कि भाई हमारी मिट्टी में से पता नहीं क्या ले जाएगा बिजनेसमैन, है ना, और अगर वो ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल्स किया, उसने सॉइल पोल्यूशन कर दिया, तो किसान कहाँ जाएगा। इस तरह से, खैर ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा किसानों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। सबसे बड़ा रिजर्वेशन ये है कि अगर फार्मर में और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो फर्म है उसके बीच अगर डिस्प्यूट हुआ तो वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा। वो सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम आज भी वो मतलब पिछले 20-25 साल में इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ पाया है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली ये पॉसिबल अभी तो नहीं दिख रही है, हो सकता है हो जाए फ्यूचर में। किसान अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहे हैं,
उसमें क्या करते हैं कि वो जिस पर भरोसा होता है किसान को, गांव में ही अगर एक मेहनती कोई आदमी है तो वो किसानों की ज़मीन ले लेता है और खेती करता है, उनको खेत का जो है अपना मूल्य दे देता है जो भी होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही हुई। लेकिन किसान को पता है कि हाँ, अगला आदमी जो है हमारे खेत में कुछ गड़बड़ नहीं करेगा और हमारा पैसा लेके जाएगा कहाँ, गांव का ही है। गांव का ही है, बगल में ही है, कॉलर पकड़ के वसूल लेंगे हम, पंचायत बुला लेंगे। तो वो छोटे लेवल पे तो लोग करते ही हैं। अगर गवर्नमेंट, मेरा तो ये सुझाव है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंपनी, जैसे एफपीओ गवर्नमेंट ने बोला है, एफपीओ में क्या है कि लोग खुद एफपीओ बनाएं। अब खुद कोई सरकारी दफ्तरों में किसान जनरली दौड़ नहीं पाते, दौड़ भाग नहीं कर पाते, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपको मालूम है। तो मेरी समझ से गवर्नमेंट को एक पायलट प्रोजेक्ट रन करना चाहिए और किसानों के लिए एक कॉरपोरेशन बनाना चाहिए विच कैन वर्क एज अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी एंड विच शुड नॉट हैव परमानेंट एम्प्लॉयज़, कि वो अपनी नौकरी की तरह काम करें, दैट शुड वर्क एज अ मिशन। और वो कॉरपोरेशंस आपका कंपनी की तरह अगर काम करें और किसानों को जो भी फ़ायदे मिलने गवर्नमेंट से सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू मिले और उनको मार्केटिंग में भी अच्छी हेल्प मिले गवर्नमेंट से। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट कंपनी आप कह सकते हैं। और एक बार अगर वो फ़ायदे में चल गई 3-4 साल, तो गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करके लोकल किसानों को ही बेच सकती है। कोई जो पैसे वाला किसान है उसको ही बेच देगी, भाई हम आपके बीच के आदमी को ये कंपनी बेच रहे हैं, वही अब चलाएगा जी। मतलब एक आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी आप सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो आप किसानों को ही बेचिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप बड़े बड़े लोगों को बेचिए। तो आप एक कंपनीज जो है, जो फार्मर, जो एक एफपीओ का हम एक अल्टरनेटिव हम सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वो फैसिलिटेशन क्रिएशन। आप किसानों को आप एक कॉरपोरेशन बनाइए, उसमें आप अपने एम्प्लॉय रखिए, जो 1-2-4 जो भी व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, तो वो अगर एक सरकार का प्रतिनिधि के तौर पे जाएगा तो किसान उसको ज़मीन आराम से दे देंगे, क्योंकि उस किसानों को कम से कम सरकार पे तो भरोसा है ही। तो अगर वो व्यक्ति खेत ले और सरकार का प्रतिनिधि बन के जाए, उसको बीज भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधि है, उसको खाद भी सस्ती मिल जाएगी, अच्छी मिलेगी क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधि है। फिर वो जब उसको हर तरह की जो सब्सिडी है या स्कीमों की जानकारी है मिल जाएगी, जिससे कि किसानों को फ़ायदा दे सकता हो। फिर वो जब बेचने जाएगा तो उसके साथ कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार का प्रतिनिधि है। तो इस तरह से वो एक गवर्नमेंट का जब की बैकिंग रहेगी उसके पीछे, गवर्नमेंट की सिर्फ बैकिंग चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। आप किसान को डोंट टीच यू शुड टीच अ मैन हाउ टू कैच अ फिश, यू शुड नॉट फीड हिम अ फिश। True. So giving a subsidy is just like feeding a fish. You can feed a fish for a day. But if you teach how to catch a fish, then he can feed himself every day. Exactly. तो आपकी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो संस्थाएं हैं, वो सिर्फ उनको गवर्नमेंट की बैकिंग होनी चाहिए, उनके साथ गलत ना हो, वो टेक्नोलॉजिकली वो सारी सहायता मिले, मार्केटिंग की सहायता मिले, हर तरह की उनको सहायता मिले, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बाद में वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है 3 साल 4 साल में, आप उस कंपनी को, वो एक कंपनी बन जाएगा, आप उसको लोकल किसान को ही ऑक्शन करके बेच दीजिए। तो अब किसानों के बीच में उनका अपना आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो वो बहुत अच्छा मॉडल होगा मेरे ख्याल से। जो अभी चल रहा है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकली साउंड, गवर्नमेंट बैक्ड, एंड एवरीथिंग विल वर्क, शुड वर्क आई थिंक वेरी वेल। तो सर, नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपका क्या विचार है? आजकल ये नया प्रचलन में एक टॉपिक है जो हमारे कृषक भाइयों के मतलब दिमाग में भी चल रहा होगा कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, टेक्निकली जो है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग
और आपका एक होता है सेफ। तो 3 अलग अलग शब्द हैं। मैं अच्छा। इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ज़रूर सर। देखिए, नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप एकदम प्राकृतिक तरीके से खेती करते जाएं। जो हमारे पुराने विधियां थी वैसा? ना 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 ना, आप अच्छा। उस पर कंफ्यूज ना होइए। ओके। पुरानी विधियों में पुरानी विधियां तो थी, अब विधियां लगातार चेंज होती रहती है, मतलब समय के साथ साथ, आवश्यकताओं के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ। तो अब किसी को नया पुराना कहने का कोई मतलब नहीं है। नेचुरल फार्मिंग में आप फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ 100% नेचुरल सब्सटेंसेस। ओके। ठीक है। ये मुख्यतः कंट्री के कुछ पॉकेट्स में है। ज़्यादातर ये पहाड़ों पे देखा गया है। मतलब इसमें जीएम सीड्स भी यूज नहीं होते हैं? जीएम को आप इसमें बिल्कुल भी मिक्स मत करिए। अच्छा। जीएम एकदम अलग विषय है। ओके। ठीक है। ये खेती की एक विधि है, विधि है। ओके। टोटल। जीएम तो एक प्रकार का सीड है, जैसे हम वैरायटी डेवलप करते हैं ना, उसमें जीएम में एक यू कैन कंसीडर इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। ओके। दैट्स इट। वो एक बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है ना, उसको इस विधि से कुछ इसका कोई लेना देना नहीं। ओके। तो जीएम आप यूज कर सकते हैं। तो जीएम सिर्फ सीड होता है, वो कोई प्रोसेस नहीं है। नेचुरल फार्मिंग क्या है? प्रोसेस है। ओके। जनरली जब आप पहाड़ों पे जाएंगे ना, जब ऊंचे आप जब थोड़ा सा हाइट पे जाएंगे जहाँ एक्सेसिबिलिटी कम है, वहाँ पर किसानों के पास जैसे मैं काठमांडू गया था, काठमांडू के आसपास मैंने देखा, तो जब 1500-2000 मीटर के ऊपर हमने देखा किसानों के पास वहाँ रोड भी नहीं थी। मैं पैदल ट्रैकिंग करके गया, तो वो उनके पास कुछ इनपुट्स थे ही नहीं। तो अपने जो उनका अपना जो एनिमल वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, उसकी हेल्प से वो खेती करते हैं। और वो वहाँ ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, न पावर टिलर जा सकता है, तो हाथ से ही फावड़े से जितना वो मैनुअल करते हैं, तो वो पूरा नेचुरल तरीके से करते हैं। तो एक तरह से वो आप उसको नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन जैसे कुछ पहाड़ों में लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, कुछ एक एरिया में कुछ टाइम करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ करके दूसरे एरिया में जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो अपने यहाँ कंट्री में लोग करते हैं। आप क्या उत्तराखंड में चले जाइए, प्लस नॉर्थ ईस्ट के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पहाड़ी इलाकों में, आपके आंध्रा में बहुत अच्छा मूव चल रहा है, इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है आंध्रा स्टेट में। तो वो पूरा नेचुरल तरीके से खेती करना, आप बिना नेचर को डिस्टर्ब किए। अब आता है ऑर्गेनिक। देखिए, ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट नहीं होता, ऑर्गेनिक एक सिस्टम होता है। सपोज करिए आपको ऑर्गेनिक दूध चाहिए, तो दूध ऑर्गेनिक नहीं होगा। गाय को आप ऑर्गेनिक खिलाएंगे, बीमारी होगी तो ऑर्गेनिक दवा देंगे। किसी भी तरह का आपको जो है ना केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल यूज नहीं करेंगे। ओके। राइट। तो वो आपका सिस्टम हो जाएगा। जिस तरह अगर आपको ऑर्गेनिक धान उगाना है, तो आपका खेत में पहले मिट्टी टेस्ट करेंगे। उसमें ये नहीं कि उसमें पहले से अगर केमिकल पड़ा हो, आपने कुछ डाला नहीं, तो वो तो पुराना वाला केमिकल तो आएगा ना धान में, आएगा रेसिड्यू जी। तो ऑर्गेनिक कहाँ से हुआ? तो ऑर्गेनिक क्या है? वो पूरा सिस्टम है। ओके। आपको डेलिबरेटली पूरे सिस्टम को ऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा पहले। ओके। राइट। तो वो आपका ऑर्गेनिक हो गया, मतलब वो नेचुरल तो नहीं रहा ना, क्योंकि आपने डेलिबरेटली सिस्टम से केमिकल खेत को में ही हो किया। रहा है, बट उस खेत में आपने किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल ना किया हो। और किया भी तो ऑर्गेनिक किया। ओके। जिससे किया है ना ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल। तो वो टोटली आप उसमें आप इंटरवीन कर रहे हो, तो वो आपका हो गया ऑर्गेनिक सिस्टम। ओके। फिर तीसरा आता है सेफ। तो अगर आप खेती में कुछ उगा रहे हो और आपने केमिकल्स का यूज नहीं किया है, आप अपने प्रोडक्ट को सेफ बोल करके बेच सकते हैं। अच्छा। सेफ जब आप कहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि ऑर्गेनिक, उसका मतलब ये हुआ कि आपने यूज नहीं किया है, मिट्टी में था या नहीं था, वो अलग चीज है। ओके। राइट। तो ये तीनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। और नेचुरल फार्मिंग जो है वो नेचुरल फार्मिंग किन्हीं पॉकेट्स में ऑलरेडी लंबे टाइम से हो रही है ना। वो कोई स्केलेबल नहीं है सॉल्यूशन। हाँ, देखिए वो स्केलेबल सॉल्यूशन ये कहना तो मुश्किल है कि स्केलेबल नहीं है। वो उसके पे ऑफ्स हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करोगे अभी जो करंट प्लेन्स में, तो नुकसान तो जबरदस्त नुकसान होगा, नो डाउट है, और हैवी इन्वेस्टमेंट भी होगा, बट उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे।
तो अगर आप वो नुकसान सह सकते हो, अगर आप पैसे वाले हैं, आप 5-7 साल 8 साल नुकसान सह करके खेती कर सकते हैं, देन इट इज स्केलेबल। ओके ओके विच इज़ है, मतलब लोग सहना नहीं चाहेंगे तो इसलिए वो स्केलेबल नहीं है जी। तो अभी गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव दे रही है। मैंने उस न्यूज़पेपर में देखा कि गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव दे रही है नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, जिससे कि आपका नुकसान हो रहा हो तो उसको उसकी कवर भरपाई के लिए, विच इज़ अ गुड मूव है। कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे हैं जी, ये नहीं करना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ही हमारे हैं वो चिल्लाने लग रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि दिस इज जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फार्मिंग। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को काउंटर तो नहीं कर रहा है? एकदम देखिए, गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। अच्छा। भाई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि आप नेचुरल फार्म एजेंशियली आप अपनी फार्मिंग छोड़ के नेचुरल फार्मिंग करिए। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। अगर आपको बेनिफिट लगता है, अगर गवर्नमेंट के इंसेंटिव से आपका लॉस बच जाता है, आपकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, सो देयर इज नो हार्म इन इट। ओके राइट। आप आखिरकार प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर कर रहे हो, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगा करके आप बेच ही रहे हो ना कहीं। पहाड़ों पे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं आप, हाइड्रोपोनिक्स से आप खुद फॉडर उगा रहे हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग भी अगर कुछ थोड़े बहुत एरिया में हो जाती है, उससे अगर सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, किसी को नुकसान नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको लेकर के इतनी हाय तौबा मचाने की कोई आवश्यकता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि जी सारा खेती बंद करके नेचुरल फार्मिंग चालू कर दो, तो पूरा देश खत्म में हाँ, वो तो हाहाकार मच पॉलिसी जाएगा। डिसीजन इतना बड़ा लिया भी नहीं जा सकता। वो नहीं हो सकता जी। तो मेरे समझ से कि उस पे दिस इज वी शुड टेक इट एज अ डिफरेंट स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस। और इसके फायदे हैं, आपकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। एंड ह्यूमन हेल्थ ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, सॉइल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ। वेरी नाइस सर। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज्ञान वाली बातें करी हमारे कृषक भाइयों का। मुझे पूरा विश्वास है उनको बहुत सुन के आज नया कुछ सीखने को मिला, जो हमारी कोशिश भी रहती है कृषि ऋषि में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे एपिसोड में जुड़े रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोलेटिव स्टूडियो को, जो हमारे स्टूडियो पार्टनर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शून्य एग्रीटेक को, जो कृषि ऋषि का ये एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो आप बाकी किसान भाइयों को भी ये हमारा एपिसोड शेयर करें। हमारे पशुपालक भाई जो शून्य एग्रीटेक के हाइड्रोपोनिक हरा चारा लेना चाहते हैं, तो हमारा ऐप का QR कोड इस वीडियो में दिया गया है, ज़रूर डाउनलोड करें। और हमने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।